अनिकेत की उंगलियों के बीच में सिगरेट फंसी हुई थी। वह बीच बीच में सिगरेट के कश लगाता और फिर धुएं का छल्ला बनाते हुए उसे आसमान में उड़ा देता। घड़ी की सुई ने 12:30 बजा दिए थे, लेकिन अनिकेत की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी बालकनी में खड़े खड़े सामने वाले पीपल के पेड़ को देख रहा था। हवा के चलने के कारण पत्तियां हिल रही थी और उस सुनसान रात में उनके हिलने के कारण अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अनिकेत पत्तियों को हिलते देख रहा था और किसी ख्याल में खोया हुआ था। तभी उसे पीपल की डाल पर बैठी एक बेहद खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। काजल से भरी उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें दिखने में खूबसूरत तो थी, लेकिन वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके कपड़े नर्तकी की तरह थे। पेड़ पर बैठी वो अपने पांव को जोर जोर से हिला रही थी, जिससे उसकी पायल भी उतनी ही जोर से बज रही थी। उस नर्तकी की आंखों में एक सम्मोहन भी था, अजीब सा सम्मोहन। अनिकेत उस सम्मोहन में बंधा जा रहा था। उस नर्तकी ने आंखों के इशारे से अनिकेत को नीचे बुलाया। उसने अपने घर का दरवाजा खोला और लिफ्ट से नीचे उतरा। फिर वो उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। उसे पीपल के पेड़ के पास आया देख वो नर्तकी पीपल की ऊंची डाली से धम से नीचे कूद गई। अनिकेत डर गया। उस नर्तकी ने अनिकेत को घूरते हुए उसकी कलाई को और उसे सहलाने लगी। अनिकेत को अब अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी उस नर्तकी ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। अनिकेत जोर से चीख पड़ा, लेकिन नर्तकी उसकी चीख की परवाह किए बिना उसके हाथों को चबड़ चबड़ करके खाने लगी। उसका सुंदर चेहरा उस समय बहुत ही भयानक लग रहा था। नर्तकी ने एक बार फिर से अनिकेत की ओर देखा और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर खींचने लगी। इस बार अनिकेत दोगुनी आवाज के साथ चिल्लाया, साहब साहब क्या हुआ साहब? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अनिकेत का बूढ़ा नौकर उसके कमरे में खड़ा उसे हिलाते हुए जगा रहा था। अनिकेत ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें ऐसे दिखाई पड़ रही थी जैसे कि उसने पानी से अपना चेहरा धोया हो। उसके दिल की धड़कन उस समय धड़क ही नहीं रही थी, वो तो एक शोर में बदल गई थी। ऐसा शोर जब एक रेलगाड़ी तेजी से किसी स्टेशन से गुजरती है। अनिकेत ने बूढ़े नौकर को पानी लाने को कहा और फिर उसने अलमारी खोली और उसमें न्यूज़पेपर की कई सारी कतरनें निकालकर उसे गौर से देखने लगा। ये एक तरह का रीयूनियन ही था। अनिकेत, गीत, रिहान और प्रीति ये बेस्ट फ्रेंड थे, और बेस्ट इसलिए क्योंकि उनकी आदतें एक जैसी थी। चारों मस्त मौला और खतरों के खिलाड़ी। कुछ नया करना जिसमें जान का जोखिम हो, उसे तो वे चारों सबसे पहले करना चाहते थे। चारों के चारों बाइकर, और उनकी बाइक की स्पीड तो पूछिए ही मत। गीत का 2 बार एक्सीडेंट हुआ था। अनिकेत भी एक बार मरने से बचा था, लेकिन बाइकिंग का जोश कभी कम नहीं हुआ उनका। वे चारों अपनी अपनी बाइक लेकर रात को सड़कों पर निकलते और फिर वो उस जगह जाते जहां कोई नहीं जाता हो। कभी शमशान घाट में मुर्दों को जलते हुए देखते, तो कभी आधी रात के बाद किसी अघोरी के साथ बैठकर उसे मुर्दा खाते हुए देखते और रोमांचित होते। शहर और आसपास के वो इलाके जो भूतिया घोषित थे, जहां का नाम सुनकर ही लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती, वो वहां जाकर पूरी रात पार्टी करते। लोगों को वे चारों के चारों पागल लगते, लेकिन वो खुद को पागल नहीं, खतरों के खिलाड़ी बुलाते। लेकिन जैसा ही अक्सर होता है, उनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और चारों की नौकरी अलग अलग जगहों पे लगी। दूसरे शहर में जाने के बाद भी वो टच में तो थे, लेकिन उनकी मस्ती कम हो गई थी। कहाँ पागलों की तरह भटकना और कहाँ सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बिताना। चारों दोस्त तो बहता हुआ पानी हुआ करते थे, लेकिन जिंदगी और नौकरी ने उन सभी को तालाब का ठहरा हुआ पानी बना दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, तार जब दिलों से जुड़े हो तो मिलन का बल्ब जल ही जाता है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद चारों एक ही शहर में थे, दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली। यहीं से तो पढ़े लिखे थे वे। मस्ती की किताब के ना जाने कितने पन्ने इन चारों ने इसी शहर में लिखे थे। कुछ बदला नहीं है गीत, दिल्ली वैसी की वैसी ही है यार, सेक्सी। और तू तो आज भी उतनी ही हॉट है जितनी 5 साल पहले थी। कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में लिए और सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए जब अनिकेत ने गीत से ये बात कही, तो गीत का वही पुराना जवाब उसे सुनने को मिला। और तू उतना ही चेप। अबे फेविकॉल पी लिया था क्या तूने किसी दिन? ओए, मैं चेप नहीं हूँ, प्यार करता हूँ तुझसे।
ए चल चल, हवा आने दे। तू दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, तो भी मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी। क्यों? अरे क्या कमी है मेरे में? गीत उसके पास आई और उसे चारों ओर से घूर कर देखने लगी। उसे ऐसा करते देख रेहान और प्रीति की तो हंसी नहीं रुक रही थी। ओए, क्या घूर रही है तू इतनी देर से? यही कि तू दोस्त मटेरियल तो 100% है यार, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बॉयफ्रेंड वाली बात तुझ में नहीं। हर बार की तरह अनिकेत का चेहरा किसी फ्यूज बल्ब की तरह हो गया। अगर एक दूसरे का मजाक उड़ाने का तुम दोनों का सेशन खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले यार। 5 साल हो गए, ना तो ढंग से बाइकिंग की और ना ही कोई एडवेंचर वाली जगह पर गए। 5 सालों में जिंदगी नहीं, नौकरी बनकर रह गई है यार। ना कुछ आता है और ना कुछ पता। चारों दोस्त फिर से मिले हैं, फिर से वही जिंदगी, फिर से वैसी ही जिंदगी जीनी है यार। प्रीति की इस बात से चारों रिलेट कर रहे थे। सच में उन चारों के लिए जिंदगी 5 साल से रुक गई थी। लेकिन अनिकेत ने तब उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया। ओए, तूने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर तो नहीं पी लिया? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता नहीं है गीत, ऐसा है, सदियों से है। पागल है तू, मैं नहीं मानती। उसके बाद अनिकेत ने अपने घर की अलमारी खोली और उससे पेपर की कई सारी कतरनें निकाली और उन कतरनों को सभी के सामने रख दिया। 500 साल पुरानी उस हवेली में अभी भी एक नर्तकी नाच रही है और वो नाच उसने 500 साल पहले ही शुरू किया था, वो भी एक श्राप के कारण। और वो श्राप उसे इसलिए मिला क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती और नृत्य का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो अपनी खूबसूरती और अपने नृत्य के प्रभाव से कुछ भी कर सकती है, और इसी घमंड में उसने ऋषि मांडव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हो गई। लेकिन ऋषि के क्रोध से स्वयं को नहीं बचा पाई। मैं जगत कल्याण के लिए तपस्या में लीन था, लेकिन तूने उसे भंग कर दिया। तुझे अपनी खूबसूरती और नृत्य का बहुत अभिमान है ना? ठीक है, आज मैं तेरे इस अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पांव कभी नहीं रुकेंगे। तू हजारों सालों तक नृत्य करती रहेगी एक बंद हवेली में बिच्छुओं के बीच, और तेरा नृत्य कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। और जो भी उस हवेली में तेरे नृत्य को देखने आना चाहेगा वो मर जाएगा, मर जाएगा। जो भी उस हवेली की ओर आना जाना चाहता है, हवेली के कई किलोमीटर दूर से ही लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है, लेकिन उस हवेली तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। जानते हो, जब से मैंने उस नर्तकी के बारे में जाना है ना, तब से मुझे एक सपना बार बार आता है। अनिकेत ने अपने सपने के बारे में भी अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। सारे दोस्त ध्यान से उसकी बातों को कुछ ऐसे सुन रहे थे जैसे एक तीरंदाज किसी चीज पर निशाना लगाने के पहले ध्यान लगाता है। मैं तुम लोगों को फोन पर उस जगह के बारे में बताना चाहता था यार, लेकिन तुम सब इतने बिजी थे कि मैं क्या ही कहता तुम लोगों से। ओ माय गॉड, साउंड सो थ्रिलिंग यार। चले फिर उस हवेली में उस नर्तकी से मिलने, एक बार फिर से एडवेंचर करें। घड़ी की सुई ने रात के 12 बजा दिए थे, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक से उनके घर की खुली हुई खिड़की से एक बड़ा सा उल्लू घर के अंदर आकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा।